शराबबंदी में क्या नेता भी पीते हैं शराब? इसका जवाब हम लोग आगे देंगे। और इसके बाद फिर क्यों भिड़े अशोक चौधरी और सुनील सिंह, ये भी आपको आगे बताएंगे। और बात करेंगे राज्यसभा चुनाव में किस गठबंधन को कितनी सीट है, पूरा गुणा गणित आपको आगे समझाएंगे। और फिर बच्चा चोरी की अफवाहों से जुड़ी हुई खबर पर बात करेंगे, समझाएंगे बच्चा चोरी की अफवाह कहां कहां फैली है। तो एक एक करके विस्तार से आपको इन्हीं खबरों पर बताने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं शराबबंदी से जुड़ी हुई खबर पर। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने यह दावा कर दिया कि एक मंत्री ने टिप्पणी की है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। आलोक मेहता के बयान पर बिहार का राजनीतिक पारा हाई हो गया है। शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? ये हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल पैदा हुआ है बिहार विधानसभा में आरजेडी विधायक आलोक मेहता की ओर से लगाए गए आरोप के बाद। एक जिम्मेवार मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत खेदजनक है महोदय। आलोक मेहता ने कहा कि सरकार के किसी मंत्री ने बयान दिया है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाना चाहिए। जो टिप्पणी की है कि बिहार के सभी विधानसभा सदस्य शराब पीते हैं, यह माननीय सदस्यों के प्रति अपमान भरा शब्द है। आलोक मेहता के विधानसभा में लगाए गई इस आरोप ने सदन के पारी को चढ़ा दिया। शराब पीने न पीने वाला जो जांच होता है हमरा करो। हाँ, डंके के चोट पर मैं ब्लड टेस्ट अभी करवा लूं। मंत्री विजय चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं, और किस मंत्री ने ऐसा कहा ये भी किसी को पता नहीं। कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को और माननीय सदस्य या मंत्री हैं, ऐसा बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। पता नहीं किसने कहा, हम लोग को संज्ञान में नहीं है महोदय। आलोक मेहता किस मंत्री की बात कर रहे हैं? किस मंत्री ने नेताओं की शराब पीने की बात कही है? और अगर किसी ने ऐसा कहा तो फिर से वही सबसे बड़ा सवाल है कि शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? क्योंकि मंगलवार को आरएलएम विधायक माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की, और बुधवार को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी के क्रियान्वयन में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया और एक बार फिर सीएम नीतीश से शराबबंदी की समीक्षा की मांग दोहरा दी। जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं, उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। बिहार में सभी दलों की सहमति से 2026 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन समय समय पर कोई न कोई नेता शराबबंदी पर सवाल उठाता रहा है, जिस पर सियासत सुलगती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब ये समझेंगे हम लोग कि क्या शराबबंदी में नेता भी शराब पीते हैं। अब देखिए, दरअसल आरजेडी विधायक आलोक मेहता का ये आरोप है। एक मंत्री ने कहा कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। तो आरजेडी विधायक आलोक मेहता की मांग है, बिना किसी प्रमाण के मंत्री ने ये कैसे बयान दे दिया, संबंधित मंत्री को पद से हटाया जाए। अब ये मांग उठने लगी है। आलोक मेहता के दावे पर जेडीयू ने पलटवार किया। सदस्य शराब पीते हैं कहना गलत है, उनका ये कहना है। किसी मंत्री ने कहा है कि ये संज्ञान में नहीं है। अब जरा सवालों के जरिए इस खबर को समझते हैं। आलोक मेहता किस मंत्री की बात कह रहे हैं? किस मंत्री ने नेताओं के शराब पीने की बात कही है? शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखिए, शराबबंदी में शराब पीने की बात क्यों उठी है, सबसे पहले तो ये आपको बता देते हैं। देखिए, बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब का जो अवैध धंधा है वो जारी है। लगातार खबरें आती हैं, वो आपको बताते भी हैं। शराब को लेकर 31 दिसंबर 2025 तक 10 लाख केस दर्ज हुए हैं बिहार में, और बिहार में हर रोज कहीं ना कहीं से शराब की खेप पकड़ी जाती है, खबरें सामने आती हैं। अब तक 4.5 करोड़ लीटर शराब जब्त हुई है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि शराब की होम डिलीवरी तक होती है, यानी कि
फिर वही सवाल कि क्या शराबबंदी में क्या नेता भी शराब पीते हैं? तो देखिए आज हुआ क्या, बिहार विधानसभा परिषद में एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच में गहमागहमी हुई। हालांकि उससे पहले देखिए, जो हमने आपको बताया कि क्या नेता भी शराब पीते हैं, एक बहुत बड़ा जो सवाल है वो बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे अब बिहार विधान परिषद में। देखिए एक बार फिर मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बीच में गर्मागर्म बहस देखने को मिली। यहां तक की बात एक दूसरे के ज्ञान और डिग्री तक पहुंच गई। तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला। चुनौती देते हैं क्या तुम मेरी डिग्री को नकली साबित करें और नहीं तो विधान परिषद सवाल है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधान परिषद का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा। 10 फरवरी को आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच हुई गर्मागर्म बहस की तस्वीरें अभी लोगों के ज़हन में ताजा ही थी कि 18 फरवरी यानी बुधवार को एक बार फिर दोनों के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। आपके पूरे डिग्री का डॉक्यूमेंट निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं। अरे दीजिए ना। दरअसल धान खरीद के सवाल पर जब अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वाले को इसकी जानकारी ही नहीं है, तो सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर भड़कते हुए उनकी डिग्री का मुद्दा उठा दिया। वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान ही नहीं था। जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है। जिसके बाद अशोक चौधरी ने अपनी डिग्री को फर्जी साबित करने की चुनौती दे डाली। चुनौती देते हैं क्या तुम मेरी डिग्री को नकली साबित करें और नहीं तो विधान परिषद सवाल। इस दौरान दोनों के बीच सदन में जमकर बहस हुई और विधान परिषद का माहौल गर्माता रहा। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये हमको पता है। इसलिए अगर आप न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए अशोक चौधरी और सुनील सिंह में बहस क्यों हुई, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए धान खरीद के मुद्दे पर सवाल जवाब हो रहा था दरअसल, और ऐसे में सवाल पर अशोक चौधरी ने तंज कस दिया। अशोक चौधरी ने यह कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वाले को इसकी जानकारी ही नहीं है। बस इसी बात पर सुनील सिंह और अशोक चौधरी में बहस शुरू हो गई। फिर क्या था, सुनील सिंह ने अशोक चौधरी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिया। सुनील सिंह ने यह कहा कि मुझे पता है कि आपकी डिग्री कैसी है, जिसके बाद अशोक चौधरी ने अपनी डिग्री को फर्जी साबित करने की चुनौती दे डाली और दोनों के बीच में गर्मागर्म बहस देखने को मिली। आपको ये बता दें कि दोनों के बीच 10 फरवरी को भी बहस हुई थी और 10 फरवरी को दोनों ने एक दूसरे पर अपशब्द बोलने का आरोप लगाया था। तो ऐसे में सवाल यह है कि सदन में क्या इस तरह की बहस ठीक है? क्या जनता ने व्यक्तिगत छींटाकशी के लिए इनको सदन में भेजा है? ये सवाल लगातार उठने शुरू हो चुके हैं जब से ये विवाद गहराया है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। इसमें 5 सीटें बिहार की हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 16 मार्च को देखिए मतदान और मतगणना दोनों होगी। जिन 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है उसमें 2 जेडीयू की है और 2 आरजेडी की है, जबकि 1 सीट से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। वहीं देखिए एनडीए नेता सभी 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं।
तो देखिए, राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि 16 मार्च को मतदान के साथ साथ मतों की गिनती भी हो जाएगी। अब जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, आइए उनको जान लीजिए। देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम और बिहार है। अब देखिए, इन 37 सीटों में बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं जिन पर चुनाव होगा। तो बात अगर हम लोग बिहार की करें तो देखिए, बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अब किस किस नेता की सीटें खाली हो रही हैं, आइए पहले वो समझ लीजिए। तो आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है। यानी कि अभी महागठबंधन की 2 और एनडीए की 3 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। तो राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है, आइए वो आपको बता देते हैं। देखिए, दरअसल जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें एक जोड़ करके विधानसभा की कुल सीटों में भाग दिया जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा की कुल 239 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले की बात अगर हम लोग करें तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए, 5 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं, तो 5 में से एक जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या जो है वो 6 हो जाएगी और इस 6 से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो जो संख्या है वो हो जाएगी 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो एनडीए की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास देखिए 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उनके पास है, और बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं। यानी कि 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा है। अब बची हुई जो 5वीं सीट है जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद चलेगी। अब अगर देखिए, महागठबंधन इस सीट पर दावेदारी करे तो आरजेडी को एक सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं और आरजेडी की 25। तो कांग्रेस की 6, सीपीआई-एमएल की 2, सीपीआई की 1 और वहीं पर आईआईपी की 1 सीट है। यानी कि राज्यसभा की एक सीट के लिए जरूरी 41 की जो संख्या है वो 6 कम है। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम-आईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के 1 विधायक का समर्थन भी जुटाना पड़ेगा। यानी कि आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ एआईएम-आईएम और बीएसपी का समर्थन चाहिए होगा, तब जाकर के ये खेल पूरा बन पाएगा। आइए बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करेंगे बच्चा चोरी से जुड़ी हुई अफवाहों। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाहों ने देखिए खौफ का माहौल पैदा कर दिया। अफवाहों की आड़ में निर्दोष लोगों की जान भीड़ सरेआम लेने पर उतारू। सुनी सुनाई बात पर लोग किसी पर भी आरोप लगाकर उसे पीट दे रहे हैं, यहां तक कि जान भी ले रहे हैं। अब अफवाह की आफत इस कदर हावी है कि कब कौन बच्चा चोर के आरोप में पिट जाए कहा नहीं जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि बच्चा चोर की अफवाह में आकर कानून हाथ में लेने से बचें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये 4 तस्वीरें अफवाह वाली उस खौफनाक साजिश की है। पहली तस्वीर गयाजी शहर की है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह ने एक निर्दोष महिला को भीड़ के शक के घेरे में ला खड़ा कर दिया। लोगों ने बच्चा चोर समझकर महिला को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि महिला अबगीला जगदीशपुर की रहने वाली शबाना खातून है, जो अपने भाई की आंख का ऑपरेशन कराने क्लिनिक पहुंची थी। दूसरी तस्वीर पूर्णिया की है, जहां जलालगढ़ थाना इलाके के करियात गांव में भी बच्चा चोरी की अफवाह ने हिंसक रूप ले लिया। यहां एक प्रोग्राम में डांस करने आए कलाकार को महिलाओं ने बच्चा चोर समझ लिया और घेर कर जमकर पिटाई कर दी। तीसरी तस्वीर वैशाली के महुआ थाना के जहांगीरपुर सलखंडी की है, जहां भीड़ ने एक व्यक्ति को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसे जख्मी हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चौथी और आखिरी तस्वीर छपरा की है। यहाँ भी 16 फरवरी को भीड़ ने एक महिला को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़कर पीट दिया। सवाल ये कि क्या अफवाहें समाज को भीड़ तंत्र की ओर धकेल रही?
न्यूज 18 के लिए गया से एलएन लिली, पूर्णिया से कुमार प्रवीण, वैशाली से प्रफुल्ल और छपरा से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आइए अब हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जानलेवा साबित हो रही है बच्चा चोरी की ये अफवाह। देखिए, दरअसल अलग अलग शहरों में बच्चा चोरी की अफवाह उड़ रही है। सोशल मीडिया के चलते अफवाह जंगल की आग की तरह फैल रही है और बिना सच्चाई जाने लोग भी उग्र हो जा रहे हैं और शक के आधार पर किसी को भी पीट दिया जा रहा है। तो आइए ऐसे में जानते हैं कि आखिर कहां कहां बच्चा चोरी की अफवाह उड़ी है, वो समझिए। और देखिए, वो जगह है गया, पूर्णिया, वैशाली और छपरा। यहां पर अफवाह उड़ाई गई। अब देखिए, देश में बच्चा चोरी के आरोप में कब कहां भीड़ जो है उग्र हो गई, वो समझिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जुलाई 2018 की। महाराष्ट्र के धुले में भीड़ ने पीट करके 5 लोगों की हत्या कर दी। और इस साल यानी फरवरी 2026 में झारखंड में जगह जगह पर भीड़ के हमले में कई लोग घायल हुए। इसी साल इसी महीने फरवरी 2026 में मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बच्चा चोरी का आरोप लगाकर महिला को पीट दिया गया। जबकि इसके पहले 2019 में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बच्चा चोरी के शक में कई महिलाओं को भी पीटा गया। अब ये समझिए, बच्चा चोरी की अफवाह वाली साजिश से कैसे बचना है। देखिए, बच्चा चोरी जैसी अफवाह पर ध्यान ना दें, अफवाहों को ना फैलाएं, आप खुद भी ना ध्यान दें और अफवाहों को फैलाएं भी ना। किसी भी संदिग्ध को देखकर तुरंत पुलिस को आप सूचना दें, खुद कानून को हाथ में ना लें। अफवाह फैलाने वालों को भी आप रोकें, अफवाह फैलाने वालों को आप समझाएं, हालांकि सतर्क जरूर रहें। बच्चा चोरी की अफवाह वाली साजिश से कैसे बचना है आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि किए गए संदेश या फिर वीडियो को शेयर ना करें। यानी कि कोई भी ऐसा मैसेज या वीडियो आप तक आए तो आप उसे आगे फॉरवर्ड मत करिए बिना जांच पड़ताल के। प्रशासन की तरफ से जारी आधिकारिक सूचना पर ही केवल भरोसा करें। बच्चों की सुरक्षा के लिए परिवार और मोहल्ले में जागरूकता बढ़ाएं, इससे आप बचाव कर सकते हैं, सतर्क भी रहें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। झारखंड में देखिए, हाथियों के आतंक को देखते हुए जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हाईटेक और प्रशिक्षित हाथियों की संयुक्त रणनीति लागू की जा रही है। हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिलों में इन दिनों जंगली हाथियों का आतंक जारी है। किसी न किसी दिन कोई न कोई हताहत हो ही जाता है। राज्य में पहली बार जंगली हाथियों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए हाईटेक और प्रशिक्षित हाथियों की संयुक्त रणनीति लागू की जा रही है। वन विभाग ने कुनकी हाथियों थर्मल ड्रोन की तकनीक के जरिए 24 घंटे निगरानी की योजना बनाई है। कुनकी के जरिए किसी भी पागल शैतान हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक ने बताया कि कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी और 12 अनुभवी महावत लाए जाएंगे। कुनकी हाथी विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं, जो आक्रामक जंगली हाथियों को नियंत्रित कर सुरक्षित दिशा में ले जाते हैं। वन विभाग को उम्मीद है इस पहल से मानव हाथी संघर्ष पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। जहां पर जिन घनी जंगलों में वाहन का प्रवेश नहीं है, वहां पर जो है वो उनकी हाथी पहुंचेगा और उसके साथ जो है प्रशिक्षित जो टीम है वो पहुंचेगी और टेम्पोरलाइज करने का जो है वो काम करेगी। देखना होगा हाथियों पर नजर रखने की हाईटेक तकनीक कुनकी हाथी और अनुभवी महावत की मदद के बाद भी हाथियों का आतंक थम पाता है या नहीं। न्यूज 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हाथियों के उत्पात को आखिर कैसे रोकेगा वन विभाग, आइए हम लोग समझेंगे। तो देखिए, हाथियों के उत्पात को कैसे रोकेगा वन विभाग। थर्मल ड्रोन से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। ड्रोन कैमरों से रियल टाइमिंग की निगरानी भी होगी। वहीं कुनकी हाथियों से उग्र हाथियों को कंट्रोल किया जाएगा। प्रशिक्षित महावत जंगली हाथियों को सही दिशा में ले जाएंगे। अब ये तरीका जो है आजमाया जाएगा। वन विभाग ने क्या तैयारी की है, आइए इसकी बात करते हैं। दरअसल कर्नाटक से 6 प्रशिक्षित कुनकी हाथी मंगाए जा रहे हैं। कर्नाटक से 12 प्रशिक्षित महावत बुलाए जा रहे हैं। अब देखिए, कुनकी हाथी क्या होते हैं इसको बता दें। कुनकी हाथी जो है काफी बड़े और ताकतवर होते हैं। कुनकी हाथियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। जंगली हाथियों को पकड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं। इतना ही नहीं, जंगली हाथियों को शांत करने के लिए इनको बुलाया जाता है। जंगली हाथियों को झुंड में लाने के लिए भी बुलाया जाता है और इन हाथियों की देखभाल जो है वन विभाग ही करता है। तो ये जो तरीका है, इस बार
जो हाथी उत्पात मचाते हैं उन पर काबू पाने के लिए दरअसल ये उपाय अब वन विभाग के द्वारा लगाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट छात्रा संवेदना की मौत का मामला है। इस मामले में देखिए सीबीआई के बुलावे पर सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचा मृतक छात्रा का मामा। सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। मामा को सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन अब आगे सीबीआई की टीम जो है मामा को नोटिस भेजकर बुलाएगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। नीट छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ा हुआ है ये जो मामला है। इस मामले में देखिए खबर ये मिल रही है कि मृतक छात्रा के मामा को सीबीआई ने दफ्तर बुलाया था, लेकिन पूछताछ के लिए नहीं गया। यानी कि कह सकते हैं कि सहयोग मामा की तरफ से नहीं किया जा रहा है सीबीआई को। और अब आगे जो है सीबीआई की टीम मृतक छात्रा की मामा को नोटिस भेज करके बुलाएगी। ये खबर मिल रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस मामले में। देखिए सीबीआई के बुलावे पर खबर ये मिल रही है कि सीबीआई के दफ्तर मृतक छात्रा का मामा नहीं पहुंचा। अब इसके बाद कह सकते हैं कि शक और भी ज्यादा तेज हो गया है। सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि इसके पीछे क्या कारण है, मामा नहीं पहुंचा, इसके पीछे कोई कारण भी जो है वो पुष्टि नहीं दी गई। मामा को सीबीआई कार्यालय बुलाया गया था। अब आगे जो है सीबीआई की टीम मामा को नोटिस भेज करके बुलाएगी, ऐसी खबर मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए खबर ये मिल रही है कि मृतक छात्रा का मामा, जिसे सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, नहीं पहुंचा। फिलहाल आगे अब क्या कार्रवाई होने वाली है, एक बार ज्यादा जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल, पहले सीबीआई जो है वो मृतक के माता पिता भाई दूसरे रिश्तेदारों से पूछताछ की और काफी देर पूछताछ की। उसके बाद मृतक के जो भाई है उनको अपने साथ लेकर सीबीआई कार्यालय आई, यहाँ भी पूछताछ किया गया सीबीआई की टीम के द्वारा। और उसके बाद जो मृतक के मामा हैं उनको पूछताछ के लिए तलब किया था। आज का जो है डेट निर्धारित थी, लेकिन मामा जो है वो देर शाम तक, या यूं कहें कि थोड़ी देर पहले 9 बजे तक का डेडलाइन था, 9 बजे तक वो नहीं पहुंचे। तो उसके बाद जो है मृतक के मामा को एक बार फिर से नोटिस सर्व करेगी सीबीआई और पूछताछ के लिए तलब करेगी। अगर ये दूसरी नोटिस में नहीं आते हैं तो उसके बाद फिर सीबीआई की टीम जो है वो तीसरी नोटिस सर्व करेगी। 3 नोटिस सर्व होता है, फिर उनके खिलाफ जो है वो गैर जमानती जो है वारंट इशू किया जाएगा और फिर उन्हें पूछताछ के लिए जबरन सीबीआई की टीम जो है वो मुख्यालय लेकर के आएगी और यहाँ पूछताछ करेगी। पूछताछ में अगर वो सहयोग नहीं करते हैं और सहयोग उनके तरफ से होगी तो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके विरुद्ध बन सकती है। तो फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो एक नोटिस सर्व करेगी और उसके बाद फिर आगे का जो नियमावली है उसके तहत एक्शन किया जाएगा सीबीआई के द्वारा। ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।